हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर्स के इस प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, जिसमें हमने 20 अगस्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है। ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई और यूपीपीसीएस, सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं और आप इसे अच्छे से सॉल्व करिए और याद करिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो कल ही बीएसएफ का महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, वीएस कौमुदी, अरविंद सक्सेना या फिर करमवीर लांबा। तो इसका सही उत्तर होगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। राकेश अस्थाना को हाल में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त प्रभार के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे राकेश अस्थाना हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के साथ भी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। पहला लालजी टंडन, राम नाईक, सत्यपाल मलिक या फिर भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के राज्यपाल थे, उन्हें वहाँ से हटा करके मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यह आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमें बताना है कि किसने चुनाव आयुक्त के पद से स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। हमारे ऑप्शंस हैं अशोक लवासा, दिवाकर गुप्ता, सुनील अरोड़ा या फिर दीपांकर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अशोक लवासा। अशोक लवासा जो कि चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका उत्तर ए सही होगा। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दोस्तों, अशोक लवासा ने अपने पद से इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा अगला प्रश्न है किस देश के द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की गई। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड। तो निम्न में से किस देश ने 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत भारत में की है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज नवाचार चुनौती फंड शुरू किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो हमें बताना है कितने खिलाड़ियों को देने जाने की सिफारिश किया गया है। हमारे ऑप्शन है 4, 6, 5 या फिर 8। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ कि 5 खिलाड़ियों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बन्ना
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। यहाँ पर हमें यह भी पता चल जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी किन खेलों से संबंधित हैं, जैसे कि मनिका बन्ना टेबल टेनिस से हैं, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं, मरियप्पन थंगावेलु पैरालंपिक के से संबंधित हैं, विनेश फोगाट पहलवान हैं और रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये खिलाड़ी किन खेलों से संबंधित हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 8 सितंबर सन 2020 को आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? एस चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या फिर स्मृति ईरानी? तो दोस्तों 8 सितंबर को आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। यह पहली शिखर बैठक है जो कि विश्व सौर प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर सन 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को अपनी रक्षा समेत कई क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है? तो हमें बताना भारत ने किस देश को अपने रक्षा समेत कई क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हमारे ऑप्शन है जापान, यूएई, सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि यूएई को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने यूएई को भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इनमें फूड पार्क, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अक्षय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो तीस्ता नदी परियोजना बांग्लादेश की है, इसके लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस? तो दोस्तों चीन ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है बांग्लादेश के तीस्ता नदी परियोजना के लिए। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ये $1 बिलियन कर्ज इसलिए दे रहा है क्योंकि वह आर्थिक मदद से बांग्लादेश को अपनी तरफ लुभाना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कितने वर्ष की उम्र में? 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। हमारे ऑप्शन है पहला पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, बिरजू महाराज या फिर अरुण भादुनी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंडित जसराज। पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त सन 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस लिया उन्होंने। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में के हिसार में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल सन 2020 में भारत में पुरस्कार मिला था। भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जसराज को भारत सरकार की तरफ से सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी याद रखना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हमारे ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी व युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना व विराट कोहली या फिर सुरेश रैना व रोहित शर्मा। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में साल सन 2011 में फिर से विश्व विजेता बनाया था।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया। हमें बताना है कि स्मृति ईरानी ने हाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन किया। पहला है उत्कर्ष ऐप, सखी ऐप, उमंग ऐप या फिर स्नेह ऐप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्कर्ष ऐप। उत्कर्ष ऐप नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सखी ऐप, यानी कि ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप को जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। तो सखी ऐप उन्होंने जारी किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए $250 मिलियन और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो हमें बताना है किस देश ने मालदीव के लिए $250 और $500 मिलियन के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत। भारत ने मालदीव के लिए $250 मिलियन और $500 मिलियन के अलग अलग वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। हमारा ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए $250 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के $500 मिलियन के वित्तीय पैकेज में $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो $100 मिलियन का अनुदान है और $400 मिलियन का एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। तो दोस्तों लाइन ऑफ क्रेडिट एक वर्ड है, इसकी मीनिंग ये होती है कि जितना रुपया उस देश को दिया गया उसका कुछ परसेंटेज इसी देश में, जिस देश द्वारा ऋण दिया गया उसी देश में निवेश करना पड़ता है। यानी कि अगर भारत ने मालदीव को $400 मिलियन दिया है तो ये पैसा बाद में मालदीव को भारत को वापस भी करना है और उस पैसे को भारत में निवेश भी करना है। इस प्रकार के ऋण को लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हमारे ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, जापान या फिर चीन। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका से ताइवान ने 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। तो ताइवान के पास पहले से ही 150 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ये 66 जो मिलेंगे वह अब नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14। IPL 13 जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना है का टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है ड्रीम 11, टाटा ग्रुप, अन अकेडमी या फिर बाईजूस। तो IPL 13 की स्पॉन्सरशिप के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रीम 11। ड्रीम 11 को इसका स्पॉन्सर दिया गया है इसे। ड्रीम 11 ने 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये अधिकार हासिल किया है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ अधिकार हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कहाँ दोस्तों, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितने डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है $200 मिलियन, $400 मिलियन, $1 बिलियन या फिर $5 बिलियन। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा $1 बिलियन।
एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए $1 बिलियन के कर्ज की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी सही है। एशियाई विकास बैंक एडबी ने 18 अगस्त सन 2020 को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन यानी कि लगभग 7500 करोड़ रुपए का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आप इसको जैसा लगे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले दिन फिर से मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।